लास्ट टर्न पे अपन ने इस चैप्टर को मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर लिया था। इसका एक टॉपिक जिसका नाम था जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय, वो अपन ने कंप्लीट किया था। उसके अंदर अपन ने कुछ बेसिक पॉइंट देखे थे। जितने भी ऑर्गन्स थे जो इस लैंगिक जनन में काम आते हैं, उन सभी ऑर्गन्स को अपन ने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? दो कैटेगरी में। पहली कौन सी थी? प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा कौन सा था? द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग जो भी थे उनके कितने फंक्शन थे? दो फंक्शन थे। पहला फंक्शन कौन सा था? युग्मकों का निर्माण, और दूसरा फंक्शन क्या था? लिंग हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना। और यहाँ पे मेल और फीमेल में दोनों सेम थे कि अलग अलग थे? मेल में कौन था रे? रशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस। और टेस्टिस के कितने फंक्शन थे? दो। पहला फंक्शन क्या था? युग्मक। किसका युग्मक बनाएगा? मेल का कि फीमेल? मेल। और मेल युग्मक का नाम क्या होगा? शुक्राणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म। और दूसरा क्या करेगा? नर हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा। और नर हार्मोन का नाम क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या होगा? एंड्रोजन। इसके बाद अपन ने बात की थी किसकी? मादा की। मादा यानी फीमेल की। फीमेल के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन था? अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवेरी। ओवेरी के कितने फंक्शन बताए थे मैंने? दो में। पहला क्या था? युग्मक किसका? मेल का कि फीमेल का? मादा का। मादा युग्मक का नाम क्या होता है? अंडाणु। अंडाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम। और दूसरा काम क्या था? मादा लिंग हार्मोन्स। कितने थे? एक या दो? दो में। पहला कौन सा था? प्रोजेस्टेरोन। दूसरा कौन सा था? एस्ट्रोजन। इसके बाद अपन ने किसकी बात की थी? द्वितीयक लैंगिक अंगों की, जिसके कितने फंक्शन थे? एक। क्या फंक्शन था? युग्मक संलयन में सहायता करना। मेल और फीमेल में सेम थे कि अलग अलग थे? मेल में कितने थे? 7 में। पहला कौन सा था? वास एफ्रेंशिया। दूसरा एपिडिडाइमिस। तीसरा वास डिफरेंस। चौथा सेमिनल वेसिकल। पांचवा प्रोस्टेट ग्लैंड। छठा काउपर ग्लैंड। और सातवां पेनिस। इसके बाद फीमेल में सेम थे कि अलग थे? अलग। कितने थे? 4 में। पहला कौन सा था? अंडवाहिनी। दूसरा गर्भाशय। तीसरा गर्भाशय ग्रीवा। और चौथा बाह्य जननेंद्रिय। इसके बाद अपन ने दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम क्या था? नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र के अंदर जितने भी अंग थे, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उनको मैंने कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में। पहला कौन सा था? प्राथमिक जनन अंग। और दूसरा कौन सा था? सहायक नलिकाएं, एसेंसरी डक्ट। और तीसरा कौन सा था? सहायक ग्रंथियां। सबसे पहले अपन ने प्राइमरी जनन अंग की बात कर ली, तो वापस एक बार नहीं करेंगे, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन सा था? सहायक नलिकाएं या आवश्यक नलिकाएं। कितनी थी टोटल? कितनी थी आवश्यक नलिकाएं? 4 थी। पहली कौन सी थी? रेटेटेस्टिस। दूसरी वास एफ्रेंशिया। तीसरी एपिडिडाइमिस। और चौथी वास डिफरेंस। इसके काम क्या थे? शुक्राणु का स्थानांतरण तथा संग्रहण करना। इसके बाद अगली बात की थी, तीसरा कौन सा था अपने? सहायक ग्रंथियां। और ये सहायक ग्रंथियां कितनी थी टोटल? 3 में पहली कौन सी थी? सेमिनल वेसिकल। दूसरी प्रोस्टेट ग्रंथि। तीसरी काउपर ग्रंथि का दूसरा नाम क्या था? बर्बो यूरिथर ग्रंथि। इसका फंक्शन क्या था तीनों के? सीमन का फॉर्मेशन करना। ये बात अपन ने कंप्लीट कर दी थी। अब बात करते हैं आगे की। अब जो चीजें अपन ने पढ़ी है उसी को अपन समझने का काम करेंगे। जितने भी नाम अपन ने पढ़े हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, उन्हीं को अपन समझने का काम यहाँ पे करने वाले हैं। और इसको बहुत इजीली अपन सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग से स्टार्ट कर रहे हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग से स्टार्ट करते हैं। और प्राथमिक लैंगिक अंग को स्टार्ट करने से पहले उसकी लोकेशन तुम्हें पता होनी चाहिए कि वो आखिर कहाँ पाए जाते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से ये क्रिया होती है। सबसे पहले अपन बात करें, मान लो यह एक सामान्य व्यक्ति है। ये एक सामान्य व्यक्ति है। इसकी बात करें तो इसके अंदर ये जो भाग होता है यहाँ वाला, इतना जो अपना पार्ट्स होता है, इसके ये वाला भाग, इसी भाग को बोला जाता है श्रोणी भाग या पेल्विक भाग। तो ये श्रोणी भाग है, ये वाला इतना भाग।
इसे श्रोणि या पैल्विक भाग बोल दिया। और इसी श्रोणि या पैल्विक भाग में एक जोड़ी वृषण अपने अंदर पाए जाते हैं। कितने वृषण पाए जाते हैं? एक जोड़ी टेस्टिस मानव के नर बॉडी के अंदर प्रेजेंस होता है। ठीक है, श्रोणि भाग में होता है और कितने होते हैं? एक जोड़े। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वही अपन समझ रहे हैं। अब इसी श्रोणि भाग का हिस्सा मैंने यहां पे ले लिया। अब ये श्रोणि भाग है, तुम समझ गए। इससे ऊपर क्या होता है तुम्हारा? पेट होता है कि नहीं होता? रे है सबके पास पेट, ठीक है ना। किसी का सूखा हुआ होता है, किसी का अच्छा खासा। जो खाते पीते घर वाले होते हैं उनका कैसा होता है? अच्छा खासा होता है, बड़ा सा होता है। और जो सूखी लकड़ियां होती है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ गए? सूखी लकड़ियां होते हैं उनके क्या होता है? चिपका हुआ होता है, ऐसे जैसे पतला सा, ठीक है ना। तो ऐसे फूंक मारोगे तो पता चला कि पेट कहीं और दूसरी जगह चला गया और बॉडी यहीं रह गई। समझोगे नहीं समझो? तो यहाँ पर देखो, ये हो गया श्रोणि भाग, नीचे वाला भाग, और ये ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? उदर गुहा। समझ रहे हो बात मेरी क्या? तो ये तुम्हारा पेट बन गया पूरा का पूरा, और ये नीचे वाला श्रोणि भाग बन गया। अब बात सुनना मेरी, जब व्यक्ति का जन्म होता है, और जन्म से पहले बच्चा जो होता है वो कहां पर होता है? मां के गर्भ के अंदर होता है। तो उस समय जब भ्रूणीय अवस्था में जो बच्चा होता है उसमें जो वृषण होते हैं, जो एक जोड़ी होते हैं, वो कहां पर पाए जाते हैं? उदर गुहा में प्रेजेंट होते हैं। और जन्म के पश्चात जब उसका बर्थ हो जाता है, जन्म हो जाता है, जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता है, तब ये जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से निकल के कहां चले जाते हैं? वृषण कोशों में चले जाते हैं। समझ गए बात मेरी? सबसे पहले वृषण कहां पर होंगे? जन्म से पहले उदर गुहा में। और जैसे ही उसका बर्थ होगा, बर्थ के बाद ये जो वृषण है वो निकल के कहां चले जाएंगे? वृषण कोशों में। और अब देखो, यहां से उदर गुहा से जाना है वृषण कोश में, तो रास्ता चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? और जो रास्ता देगा वो एक नलिका के समान भाग होगा, एक कैनाल होगी। उस कैनाल का नाम क्या होगा? इक्वाइनल कैनाल। ये इक्वाइनल कैनाल क्या होगी? एक नलिका है जो उदर गुहा से वृषण को कहां लेकर जाने का काम करती है? वृषण कोशों में ले जाने का काम करती है। और ये अपने यहां पे देखा है, समझोगे नहीं? तो सबसे पहले उदर गुहा में हो गए, बाद में कहां जाएंगे? वृषण कोश में। तो फिर इन्हें उदर गुहा से वृषण कोशों में जाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? सबसे पहले यही पॉइंट समझते अपन, क्यों पड़ती है बताओ? बैठने के लिए तो उदर गुहा में ही बैठ जाते हैं वृषण, उसे वृषण कोशों में क्यों आना पड़ा? क्योंकि वृषण कोशों का तापमान होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से कितना कम होता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और उदर गुहा का टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल होता है, बराबर होता है। लेकिन तुम्हारे वृषण कोशों का या स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी से टेम्परेचर से कितना कम होगा? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। और ये जो टेम्परेचर जो कम होता है ये शुक्राणु निर्माण के लिए अनिवार्य है। अगर ये वृषण कोश नहीं होते तो शुक्राणुओं का कभी फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता। अगर किसी जो दंपति होते हैं, जो आदमी होता है, उसके अंदर क्या होता है, कभी कभी वृषण जो होते हैं वृषण उदर गुहा से वृषण कोशों में आएंगे ही नहीं। और आएंगे नहीं तो क्या वहां पर बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा? बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या वहां स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा क्या? तो वो कभी पेरेंट्स बन ही नहीं पाएंगे, वो कभी पिता बन ही नहीं पाएगा, जिसके वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में नहीं आएंगे। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि तुम्हें पता है शुक्राणु निर्माण के लिए तुम्हें क्या चाहिए? बॉडी का टेम्परेचर चाहिए कि बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए? बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। अब देखना, बहुत बार तुमने पढ़ा हो न्यूज़पेपर के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाता है या बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहाता है तो इसकी स्पर्म काउंट होता है, जो शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम गर्म पानी से नहाओगे तो क्या होगा? तुम्हारी बॉडी को हीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा कि नहीं होगा? और बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो वृषण कोश का तापमान और कम होगा कि नहीं होगा? और वृषण कोश का तापमान कम हो जाएगा तो क्या स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। और गलती से तुमने बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहा लिया, बहुत ज्यादा ठंडा पानी, एकदम से बर्फ जैसा, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी बॉडी कैसी हो जाएगी? जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उससे भी कम होगा तो वृषण कोश का तापमान क्या हो जाएगा? उससे और ज्यादा कम होगा कि नहीं होगा? जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा ठंडे पानी से भी नहीं नहाना चाहिए और बहुत ज्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहाना चाहिए। अब देखो यहां पर, अब बॉडी के हर पार्ट्स में
चाहे कानों को हाथ लगाओ, चाहे मुख को हाथ लगाओ, चाहे उदर गुहा को हाथ लगाओ, सबका टेम्परेचर सिमिलर है। लेकिन वृषण कोश के पास ऐसा क्या है जिसके कारण इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है? क्या होता है इसके पास ऐसा? इसके पास एक मसल्स होती है जो इसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कम करवाने के लिए उत्तरदायी होती है, और वो मसल कौन सी होती है? डाल्टोज मसल। अगर वृषण कोश की जगह उदर गुहा में भी ये डाल्टोज मसल हो जाती तो वहां पर भी किसका फॉर्मेशन हो जाता? स्पर्म का या शुक्राणु का फॉर्मेशन हो जाता। समझ गए बात मेरी? तो डाल्टोज मसल ही वह मसल है जो वृषण कोश के तापमान को शरीर के तापमान से कितना कम करके रखता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम करके रखता है। आई बात समझ में क्या? तो बताओ सबसे पहले वृषण कहाँ पे होंगे? उदर गुहा में। फिर कहाँ जाएंगे? वृषण कोश में। जाने के लिए रास्ता चाहिएगा क्या? और रास्ता कौन देगा? एक्वाइनर कैनाल। तो क्या करने गए उदर गुहा वृषण कोश में? क्या करने गए? घूमने गए, कुछ काम करने गए। क्या काम करेंगे वहां जाकर के? स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। और क्यों करेंगे वहां पर ही फॉर्मेशन? क्योंकि वहां का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कितना कम है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर कम करने के लिए कौन उत्तरदायी है? डाल्टोज मसल। इतनी बात आई समझ में क्या? किसी को दिक्कत है क्या यहां तक? अब देखना यहां पर, अब आगे की बात करते हैं अपन। अब आगे की बात सुनना। अब ये डाल्टोज मसल जो है वो बॉडी से कैसे टेम्परेचर को कम करती है तुमने देखना। सुनना एक बात, जैसे कि मान लो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तुम क्या करते हो? पिचक के बैठते हो कि एकदम खुल के बैठते हो आराम से? पिचक के बैठते हो कि नहीं बैठते? तो ये डाल्टोज मसल क्या करती है, जब मान लो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो अपनी सेल को क्या कर देगी? इकट्ठा कर देगी। और वृषण का शेप क्या कर देगी? बहुत ज्यादा छोटा कर देगी। छोटा होगा तो यहाँ पर सारी सेल एक दूसरे के पास आएगी कि नहीं आएगी? और बहुत ज्यादा पास आएगी तो वो अपनी बॉडी को क्या करेगी? थोड़ा सा टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से क्या कर देगी? कम कर देगी। और मान लो अगर गर्मी है तो कैसे करोगे? खुल के एक जगह से दूसरी जगह आराम से बैठोगे, एक दूसरे के चिपक के बैठोगे? खुल के बैठोगे। तो ये क्या करती है, जब गर्मी होती है तो अपनी जो सेल्स है उसको क्या कर देती है? फैला देती है। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से ये बॉडी के टेम्परेचर्स की तुलना में यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है और वातावरण से भी इस वृषण की क्या करती है? सुरक्षा करती है। समझ गए बात मेरी? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब आगे सुनना, इसके बाद की बात करते हैं। अब एक एक वृषण को अपन समझते हैं। अपनी मानव की बॉडी के अंदर, नर के अंदर कितने वृषण होते हैं? एक की एक जोड़ी, एक जोड़ी। एक वृषण ये रहा, दूसरा वृषण ये रहा। ये तुम्हें दिख रहा है ये वाली लाइन? ये पूरा का पूरा एक वृषण है, ये भी और ये भी। समझो कि नहीं समझो? और प्रत्येक वृषण के अंदर या प्रत्येक टेस्टिस के अंदर कुछ कक्षों की समान संरचनाएं दिख रही होगी तुम्हें। यहां मैंने कितनी बनाई है? 3। लेकिन 3 नहीं होती है एक टेस्टिस में। एक टेस्टिस में लगभग कितनी होती है? 250 से 300 तक। समझ रहे हो बात मेरी? तो अपने अंदर कितने टेस्टिस होंगे? 1 होंगे कि 2 होंगे? 2 होंगे। टेस्टिस कितने होंगे? 2 होंगे। और प्रत्येक टेस्टिस के अंदर कितने कक्षनुमा संरचनाएं होगी कि नहीं होगी? और उनकी संख्या कितनी होगी? 250 से 300। और 250 से जो 300 संरचनाएं, उसे क्या बोला जाता है? वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। क्या बोला जाता है रे? इंग्लिश नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या नाम है? कितनी संख्या होगी मानव में? मानव में कितनी होगी रे? 500 से 600। मानव में पूछा है, एक टेस्टिस में नहीं पूछा है। क्या क्वेश्चन? ध्यान से सुनना। समझ गए बात मेरी? मानव में पूछू तो एक टेस्टिस है कि 2 टेस्टिस है? 2। एक टेस्टिस में कितने? 250 से 300। तो दोनों टेस्टिस में कितनी हो जाएगी? 500 से 600। समझ में आई बात क्या? किसी को दिक्कत है क्या? अब एक एक कक्ष को देखें। एक कक्ष में ध्यान से देखता हूं। एक कक्ष में कुछ 1 से 3 नलिका जैसी संरचनाएं पाई जा रही है। दिख रही है तुम्हें? यहाँ पे मैंने 3 बनाई है। इन नलिकाओं को क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? इसी का हिंदी नाम क्या होता है? शुक्र जनन नलिका। क्या नाम होता है? शुक्र जनन नलिका। समझ के बात? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब फिर से अपन रिकॉल करते हैं एक बार। मानव में कितने टेस्टिस होंगे? 1 या 2? 2 होंगे। और प्रत्येक टेस्टिस में कुछ कक्ष समान संरचनाएं होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे? और एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे? 250 से 300। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या पाया जाएगा?
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या पाया जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होगी? 1 से 3। अगर मैं एक टेस्टिस में कहूं तो कितनी होगी बताओ? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी होगी बताओ रे? लगभग 750 से 1000 लिखी है एनसीईआरटी ने। समझ गए बात मेरी? तो 750 से 1000 तक क्या पाई जाती है? एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। समझ गए बात? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत हो तो बोल देना पहले, किसी भी पॉइंट में है किसी को दिक्कत? समझ गए बात मेरी? पक्का? पूछ लो भले तुम्हें तो बताओ, तुम्हें बताना है। मानव में कितने वृषण होंगे? 2 या 1 जोड़ी। कौन से भाग में पाए जाएंगे? उदर गुहा में कि श्रोणि भाग में? श्रोणि भाग में। जन्म से पहले कहां पर पाए जाते हैं? उदर गुहा में। बाद में कहां चले जाते हैं? वृषण कोश में। जाने के लिए रास्ता चाहिएगा क्या? रास्ता कौन देगा? इग्वाइनर कैनाल। और वहां जाकर वृषण कोश में जाके मजे करेंगे कि काम करेंगे? क्या काम करेंगे? स्पर्म का फॉर्मेशन। तो वहीं जाके क्यों करेंगे? क्योंकि वहां का टेम्परेचर कम होता है। कितना कम होता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? डाल्टोज मसल। ठीक है। और प्रत्येक वृषण के अंदर कुछ कक्ष समान संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? वृषण पालिका या टेस्टिकुलर रोब्यूल्स। नाम याद रखना है, पहले बता रहा हूं, डिफिकल्ट नाम है लेकिन रन करना पड़ेगा। क्या नाम है? टेस्टिकुलर रोब्यूल्स। एक टेस्टिस में कितनी संख्या है इसकी? 250 से 300 तक। और प्रत्येक टेस्टिकुलर रोब्यूल्स में क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिका, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जिसकी संख्या कितनी होती है? और टोटल कितनी होती है एक टेस्टिस में? 750 से 1000 तक। अब बात करते हैं अगली। अब अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो टेस्टिकुलर रोब्यूल्स है। अब मैंने क्या किया, जो 250 में पाए जाते हैं उसमें से एक टेस्टिकुलर रोब्यूल्स यहाँ पे ले लिया। समझ गए? ये किसकी संरचना है पूरी की पूरी? टेस्टिकुलर रोब्यूल्स की। अब ये तुम्हारे सामने टेस्टिकुलर रोब्यूल्स बना हुआ है। अब इसी की अपन बात करते हैं। इस टेस्टिकुलर रोब्यूल्स में तुम्हें पता है क्या पाई जाती है? टेस्टिकुलर रोब्यूल्स में क्या पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं? 1 से 3। ठीक है ना। यहां मैंने 2 बनाई, एक ये रही और दूसरी ये रही। दिख रही है कि नहीं दिख रही है रे? दिख रही है पक्का? अब देखो यहां ध्यान से देखना आप। अब ये वाला पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन देता है क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ लैंग्वेज दे रखी है इससे रिलेटेड, और यहां से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखना। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ मैं क्या बात कर रहा हूं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ कितनी सेल है तुम्हें दिख रही है? 2। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप की सेल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? पहली कौन सी है? स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी कौन सी है? सटोरी कोशिका। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कितनी सेल होगी? 2 सेल होगी। पहली सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी सेल का नाम क्या है? सटोरी कोशिका या नर्स कोशिका। स्पर्मेटोगोनिया वही सेल है जो आगे विभाजित होकर किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। अब बेचारी काम करेगी तो खाना चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? ये काम करेगी। क्या काम करेगी? स्पर्मेटोगोनिया विभाजन करते 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 किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो बेचारी काम कर रही है, तो काम कर रही है तो खाना दोगे कि नहीं दोगे रे? और खाना देने का काम कौन करती है? हॉस्पिटल गए हो कभी? हॉस्पिटल एडमिट रहे हो 4-5 दिन? कभी रहे अच्छे खासे हॉस्पिटल में? रहे हो, उसको एक्सपीरियंस है। तो वहां पे गोली देना हो या खाना देना हो तो कौन देती है? नर्स। तो इसीलिए यहाँ पे इस सेल को क्या बोला जाता है? नर्स कोशिका। क्योंकि इसको पोषण देने का, स्पर्मेटोगोनिया को पोषण देने का या खाने देने का सारा ध्यान रखने का काम कौन करेगी? सटोरी कोशिका। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नर्स कोशिका कहते हैं। समझ में आई बात मेरी? ठीक है। अगर गलती से डॉक्टर नहीं बनो तो क्या बन जाओगे तुम? समझ गए बात मेरी? अब देखो यहाँ पे पेशेंट नहीं बनना है, अपन को डॉक्टर बनना है। समझ गए बात मेरी? अब देखो यहाँ पे दोनों समझ गए यहाँ तक? किसी को दिक्कत है क्या? अब देखना यहाँ पर इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कहाँ थी?
अंदर की तरफ। अब कहाँ चले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अपन बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम क्या है, लेडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। क्या नाम है, लेडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। और ये किसका फॉर्मेशन करती है। अब तुम्हारा पहला काम हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। टेस्टिस कितने काम करता है, एक काम करता है कि दो काम करता है, दो। पहला क्या काम करता है, शुक्राणु का निर्माण। और शुक्राणु का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसको खाना देने वाली कोशिका भी बना दी। लेकिन अब दूसरा काम बाकी है। दूसरा काम क्या था, लिंग हार्मोन। और लिंग हार्मोन का फॉर्मेशन कौन करेगा, और कौन सा होगा वो, और टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या होता है रे, एंड्रोजन। और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही लैंग्वेज दे रखी है उसने। समझ गए बात मेरी, समझ गए यहाँ तक किसी को। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होंगे, 1 से 3 तक हो सकते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कितनी सेल होगी, 1 या 2, 2। पहली सेल कौन सी होगी, स्पर्मेटोगोनिया। क्या काम करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और दूसरी सेल कौन सी होगी, सटोरी कोशिका, जिसका दूसरा नाम क्या होगा, नर्स कोशिका। क्या काम करेगी, स्पर्मेटोगोनिया को पोषण देगी। इस पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ कोई सेल होगी क्या, जिसका नाम क्या होगा, लेडिंग कोशिका का दूसरा नाम क्या होगा, अंतराली कोशिका। काम करेगी कि मजे करेगी, क्या काम करेगी, हार्मोन का फॉर्मेशन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है, एंड्रोजन। और यही था तुम्हारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। समझ गए बात मेरी क्या। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना, पहले है किसी को दिक्कत यहाँ तक। तो यही था तुम्हारा डायग्राम जो अपन को पहली बात करनी थी, प्राइमरी लैंगिक अंगों की, जिसको अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। पहले सबसे पहले अपन ने वृषण की संरचना को देख लिया, और उसके बाद अपन ने किसको देख लिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को देख लिया। है किसी को यहाँ तक दिक्कत, ठीक है पक्का। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे अपन मिलेंगे। इसके बाद पूरे नर जनन तंत्र के साथ पूरे सिस्टम को देखेंगे कि ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, कैसे स्पर्म बनते हैं और कैसे स्पर्म बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये सारी संरचना अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।